नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पेपर, जो कि आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखिएगा। सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। बिल्कुल इसी तरह का इस बार आपके पेपर आएगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही सभी विषय की मैं इसी चैनल पे तैयारी करवाऊंगा, तो उन विषय के पेपर देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही जो बेल आइकन यानी घंटी बनी हुई है उसको भी ऑल के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है। विद्यार्थियों, इस बार आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का आएगा और आपको समय है वो 3 घंटे और 15 मिनट का दिया जाएगा। सामान्य निर्देश हैं, इनको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अपन डायरेक्ट चलेंगे खंड अ के अंतर्गत पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें पहला देखिए, 1810 के दशक में समाजवादियों द्वारा बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम था। आपको बताना है कि 1810 में समाजवादियों द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो कौन सी बनाई गई थी। तो विद्यार्थियों, वो संस्था थी द्वितीय इंटरनेशनल संस्था, यानी ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नात्सी पार्टी का वास्तविक नाम था। आपको बताना है कि नात्सी जो पार्टी है उसका वास्तविक नाम क्या था। तो विद्यार्थियों, इसका वास्तविक नाम है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी था, यानी ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। आपको बताना है कि नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो विद्यार्थियों, ये होता है अमरकंटक से, ठीक है ना। ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कौन से क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, उड़ीसा में है। ये कहाँ पर है विद्यार्थियों, उड़ीसा राज्य में है। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या थी। मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो इसका सही आंसर होगा 102.80 लाख, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में सही है। इनमें से लोकतंत्र के संबंध में कौन सा सही है। तो लोकतंत्र में निर्णय प्रक्रिया की में विलंब पाया जाता है। तो ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है, भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, कब तैयार हुआ था, ये आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 2 महीने बाद में लागू किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया है, क्योंकि 2 महीने बाद में इसको लागू किया है। ये 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से रबी की फसल है। रबी की फसल जिसको अपन अपने क्षेत्र में सियाड़ू बोलते हैं, तो रबी की फसल इनमें से जो होगी वो आपके गेहूं की फसल होगी। ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। बाजरा खरीफ की फसल है, मक्का और ज्वार ये भी रबी की फसल नहीं है। तो ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पालमपुर के लोगों की मुख्य आर्थिक गतिविधि है। आपको बताना है कि पालमपुर की लोगों की मुख्य आर्थिक गतिविधि कौन सी है। तो वो कृषि है। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, स्व उपभोग है। इनमें से स्व उपभोग क्या है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा गैर आर्थिक क्रिया स्व उपभोग है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, यानी खाली जगह को भरना है। भारत में लोकतंत्र और विधानसभाओं के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं, यानी 5 साल में होते हैं। तो इसमें आपको 5 भरना है। फिर उसके बाद में दूसरा है, भारत में लोकतंत्र के चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। तो यानी 543 लोकसभा सीटें हैं। विद्यार्थियों, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं, जो कि इस बार आपके 101% एग्जाम में सपने वाले प्रश्न हैं। तो उन प्रश्नों को भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि तीसरा है, डल झील, नैनीताल व लोकमाल मीठे पानी की झील हैं, ठीक है ना। लोकताल ये सारी की सारी क्या है, मीठी पानी की झील हैं। 1922 में सोवियत संघ यानी USSR की स्थापना की गई है। तो 1922 इसमें भरना है। और फिर इसके बाद में समाज का
कम समृद्ध वृद्ध जोकोबिन क्लब का सदस्य था। तो इसमें आपको ये भरना है। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न, उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में आपको देना है। इसमें पहला प्रश्न है नेपोलियन का पतन कब और कहाँ हुआ। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा सन 1815 में वाटरलू जो युद्ध है वहाँ पर इनका पतन हुआ था। किसका? नेपोलियन का। एक शक्तिशाली शासक ये था। फिर उसके बाद में अगला है समाजवाद के बारे में एक तर्क पेश किए। यानी समाजवाद के बारे में नए तर्क हैं वो किसने पेश किए थे? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने किए थे। ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है हिटलर का पूरा नाम क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिटलर का पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर था। क्या था? एडोल्फ हिटलर था। फिर उसके बाद में अगला है बस्तर कहाँ स्थित है। तो बस्तर आपको पता है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा किससे होती है। तो कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा चक्रवातों और वायुदाब से होती है। वायुदाब आपको पता है कभी कभी वायुदाब है वो 1025-20 मिलीबार के आसपास में चला जाता है, तो कभी कभी वायु दबाव है वो 1095 मिलीबार तक भी आ जाता है। और जैसे 1095 मिलीबार के आसपास में आता है तो अचानक से वहाँ पे चक्रवात उठता है और बारिश की गतिविधियाँ होती हैं। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है भारत के किन्हीं दो नेशनल पार्क के नाम लिखिए। भारत के किन्हीं दो नेशनल पार्कों के नाम लिखने हैं तो रणथंभौर और कान्हा नेशनल पार्क आप बता सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला है 2011 में भारत का जन घनत्व कितना था। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है। फिर इसके बाद में ऐसे दो देशों के नाम लिखिए जहां बहुदलीय चुनाव होते हैं। तो यहाँ पे होंगे भारत और फ्रांस। भारत में आपको पता बहुदलीय चुनाव होते हैं, कई सारे दल होते हैं, तो इसलिए भारत और फ्रांस इसमें आप बता सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार का अंत कब हुआ। तो आपको इसका सही आंसर होगा 26 अप्रैल 1994 को। 26 अप्रैल 1994 को रंगभेदी सरकार का अंत हुआ। नेल्सन मंडेला आपने नाम सुना होगा, उनके बारे में विस्तार से आप याद कर लेना। अगला है सरकारी निर्णय से उत्पन्न विवादों का निपटारा कौन करता है। तो सरकारी जो निर्णय है इनका विवादों का निपटारा है उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक है ना। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है वृद्ध कृषि जोतों का आकार कितना होता है। तो 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। सन 2016 में भारत में जीवन प्रत्याशा क्या थी। तो 69.4 वर्ष थी। फिर उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। इसमें चौथा प्रश्न देखिए नेपोलियन के पतन के कोई दो कारण लिखने हैं। अत्यधिक महत्वाकांक्षा और दूसरा लिखोगे साम्राज्यवादी भावना, इस कारण से उनका पतन हुआ। फिर उसके बाद पांचवा प्रश्न है उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। तो ऐसे दो आपको बताने हैं। इसमें आप बता सकते हैं, देखिए दो की जगह कई सारे बताएं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ये सारे सारे वहाँ से लिए गए हैं। फिर उसके बाद में अगला है कि रेडिकल और उदारवादियों की मान्यता के अनुसार समाज कब तरक्की कर सकता है। तो इसका सही आंसर आप देख लीजिएगा आराम से पढ़ के। फिर उसके बाद सातवां है कि लेनिन को क्यों लगता था कि रूस में किसान समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा किसानों में एकजुटता नहीं है। कुछ किसान गरीब और कुछ अमीर हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, इस कारण से उनको ऐसा लगता था। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी तंत्र का संक्षिप्त में लेख आपको बताना है। फिर उसके बाद में नवा प्रश्न है संविधान एक जीवित आलेख है, सिद्ध कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा इसका निरंतर विकास होता रहता है। यह सरकार तथा नागरिकों की गतिविधियों की सीमाओं को निर्धारित करता है। तो ये एक जीवित आलेख ही आप मान सकते हैं। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है ऐसी दो घटनाओं के नाम बताइए जिनके बाद में सभी लोकतांत्रिक देशों में एक लिखित संविधान रखने की प्रचलन शुरू हो गया। तो ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिकी स्वतंत्र संघर्ष और फ्रांसीसी क्रांति इसका एक जीता जाता उदाहरण है। तो विद्यार्थियों सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, मैं अच्छे से आपको बता रहा हूँ। मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। फिर उसके बाद में आपका 11वां प्रश्न है हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची क्यों सुधारा जाता है।
तो नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, कुछ की मौत हो जाती है, जिनके नाम काट दिए जाते हैं, तो ये कारण है। फिर उसके बाद 12वां प्रश्न है, चुनावों में धांधली के कुछ आरोपों का उल्लेख कीजिए। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, भारत में काम कर रही विभिन्न संस्थाओं की भूमिका का वर्णन करना है। तो विधायिका नए कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका विवाद निपटारा का काम करती है, तो ये अलग अलग आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, 13 अगस्त 1990 के भारत सरकार के एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियाँ सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होगी। इस ज्ञापन में किन विभिन्न संस्थाओं ने कार्य किया? तो इसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट संस्था ने काम किया, नौकरशाही संस्था ने काम किया, सर्वोच्च न्यायालय ने भी काम किया। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 बुनियादी तत्व कौन कौन से हैं? तो लोगों द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचित नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकारों का होना, कानून के अनुसार कार्य करना, ये 3 इसमें बुनियादी तत्व हैं। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है, जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? इनमें क्या व्यवस्था की गई है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेगा। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में शाये में जर्मनी द्वारा किए गए जनसंहार का वर्णन आपको करना है। फिर आपके बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं विद्यार्थियों, घुमंतु कृषि किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सीधा ही आपके एग्जाम में आएगा यहाँ से। घुमंतु कृषि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी देखिए, ये भी प्रश्न आ सकता है, इन दोनों में से ये दोनों ही आएंगे, ठीक है ना। 19वां प्रश्न है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, ये आपको बताना है। मानव किस प्रकार परिस्थितियों को प्रभावित करता है, ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21वां प्रश्न है, भारत की जनसंख्या का आकार क्या है? जनसंख्या के आधार पर उनके वितरण को स्पष्ट करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बड़े बड़े प्रश्न है तो मैं सारे के उत्तर नहीं बता पाऊंगा, आपको याद करना है। इन प्रश्नों को अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है अपनी गाइड में से, और फिर बाद में आराम से याद कीजिएगा। 22वां प्रश्न है, लोकतंत्र में विपक्ष के कोई 3 तर्क दीजिए, यानी विपक्ष के क्या काम होता है वो आपको बताना है। 23वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, वो आपको लिखना है। फिर इसके बाद में 24वां है, संक्षेप में बेरोजगारी के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए, यानी बेरोजगारी का प्रभाव है उनको संक्षेप में आपको बताना है। फिर इसके बाद में 25वां प्रश्न है, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों को स्पष्ट करते हुए उन्हें दूर करने हेतु सुझाव आपको देना है। ठीक है, ये प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। फिर उसके बाद में द खंड आता है, 4 नंबर के बड़े बड़े प्रश्न। औपनिवेशिक शासन के दौरान आए बदलावों का चरवाहों ने किस प्रकार सामना किया, ये आपको बताना है। आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीका चरवाहा समुदाय के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया, उनमें कई समानताएं थी। ऐसे 2 परिवर्तनों के बारे में लिखिए जो भारतीय चरवाहों और मासाई गडरियों दोनों के बीच में समान रूप से लागू थे, वो उनके बारे में आपको बताना है। प्रश्न 28 है, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उनकी विशेषता बतानी है। भारत की जलवायु अवस्था की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण से समझाइए। मैं सामाजिक में विशेष तौर पे आपको भूगोल का ही टीचर हूँ, तो ये प्रश्न है ना मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। फिर उसके बाद में अगला है, राशन की दुकान के संचालन में क्या समानताएं हैं? भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित किया जाता है, वो आपको बताना है। और फिर उसके बाद में अंतिम प्रश्न है, भारत के मानचित्र में दक्कन का पठार, दंडकारण्य पठार, कर्नाटक का पठार, बघेलखंड का पठार और मालवा का पठार आपको दर्शाना है। इस तरह से ये सारे के सारे पठार हैं यहाँ पे बताए गए हैं, इनको ही आपको दर्शाना है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 9 का आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर बहुत बड़ा आता है, 30 प्रश्न आएंगे। पूरे प्रश्न मैंने बताए हैं, थोड़ा सा समय जरूर ज़्यादा लगा है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सारे प्रश्नों को अच्छे से मैं बताऊं आपको। तो ऐसे ही प्रश्न पत्र देखने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगला पेपर बहुत जल्द आने वाला है, तो उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन रखें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।